आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। इस सब के राजनीतिक माहौल पे क्या प्रभाव पड़ा इन सारे देशों का, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज करके रख दी। इंग्लैंड के अंदर जब ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था तब उस टाइम पर लेबर पार्टी जो थी वो पावर में थी। अब जनता ने तो देखा ही था कि ये संभाल नहीं पाई ये सरकार, लोगों का रोज़गार चला गया और लोगों को मतलब पाउंड इतना वीक हो गया, कोई रोज़गार के अवसर नहीं है और गरीबी रेखा के नीचे आ रहे लोग। तो लेबर पार्टी वॉज डिफीटेड इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1931। यूएसए के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी थी, इट वॉज रिजेक्टेड बाय द पीपल इन सक्सेसिव इलेक्शंस फॉर अबाउट 20 ईयर्स आफ्टर द डिप्रेशन। मतलब इसको भी लोगों ने आने ही नहीं दिया सत्ता में 20 सालों तक आफ्टर दिस डिप्रेशन। और यूएसए में आज भी दो ही मेन पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, बताओ कौन सी? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। अब बात करते हैं हम लोग राइज ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म। फासिज्म कहां पर? और नाजिज्म कहां पर? जर्मनी में। लेकिन नाजिज्म कब से शुरू हुआ? केसर विलियम टू के बाद या कौन से लीडर के बाद? हिटलर के साथ शुरू हुआ है ना। और फासिज्म कौन से लीडर के साथ एसोसिएटेड है? बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, ये जो बगल में आपको दिख रहा है। पहले विश्व युद्ध का इम्पैक्ट हम जानते हैं इटली के ऊपर क्या हुआ था, जिसकी बात प्रीवियस चैप्टर में इतनी करी नहीं गई। इटली के एंगल से ज़्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिला ना में। बस ये देखने को मिला था कि इटली क्या था? गद्दार था। क्यों गद्दार था? पहले किसका पार्ट था? ट्रिपल अलायंस का। उसको छोड़ के कहां पर चला गया था? एलिस के ग्रुप में, ट्रिपल एंटेंट के ग्रुप में, राइट। और याद है श्रेयस ने इसने शुक्र भी मतलब शुक्रिया अदा भी करा था कि बच गए हम, अच्छी बात है ना। जीसस क्राइस्ट को थैंक यू बोला था कि अच्छा हुआ उनके ग्रुप का पार्ट नहीं थे, वरना हमें कौन सी ट्रीटी के तहत वॉर रेपरेशन देने पड़ते? वर्सेलिस। ठीक है, इसने कहा मैं तो बच गया। अब लेकिन आगे देखते हैं हुआ क्या। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इटली के ऊपर क्या? द फर्स्ट ऑफ द नेशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप टू टर्न अगेंस्ट द ओल्ड रूलिंग रिजीम। मतलब अपने अपने देशों में जो पुरानी हुकूमत जो थी उसके अगेंस्ट जहां पर बगावत होना शुरू हुई, तो उनमें से एक नेशन था यूरोपियन कंट्रीज में से इटली। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं पहले विश्व युद्ध के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर इटली का जो प्राइमरी टास्क था वो क्या था? कि ऑस्ट्रियंस के ऊपर निगाह रखना, राइट। पहले तो इसी के ग्रुप में ये शामिल थे, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी वाले ग्रुप में। लेकिन बाद में ऑस्ट्रियंस के ऊपर ध्यान रखना ऑन द सदर्न फ्रंट। और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि जर्मनी जो है वो घुटने टेक दें। और एक जगह थी, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं जानना है वैसे, कि जर्मनी को उन्होंने फ्लैंडर्स में रोक कर रखा, उससे छोटे छोटे युद्ध करते हुए, ताकि वो कैसे भी करके किसको सपोर्ट ना कर पाए? ऑस्ट्रिया को सपोर्ट ना कर पाए। आपको पता है ना, बार बार ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने जर्मनी हर जगह पर कंधा बन के खड़ा हो जाता था ऑस्ट्रिया का। लेकिन अब आपको राइटर यहां पर ये वाली बात बता रहा है कि ये सब हरकतों की वजह से ना अलग अलग कंट्रीज को फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत उठानी पड़ती थी। अब आपको क्या कोई फिक्स डेट या कुछ फिक्स टाइमिंग पता होगी क्या कि किस टाइम पर ऑस्ट्रिया इटली के अंदर एंटर करने वाले हैं या जर्मनी ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर अटैक करने वाला है? इसके कोई डेट, टाइम या कुछ ऐसा निर्धारित होता था? बताओ। ये महाभारत का युद्ध है कि जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो उसके बाद युद्ध नहीं करना है। महाभारत के अंदर आपको पता ना, कृष्ण जी ने एक रूल बनाया था कि जैसे ही सूरज डूबेगा तब युद्ध नहीं करेगा कोई भी।
ये महाभारत का टाइम है, ये ऐसा कोई रूल था यहाँ पर? एथिकल गाइडलाइंस थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर? बिल्कुल नहीं। तो वॉर के बाद हुआ क्या? जो भी वॉर से जो क्या, फ्लैंडर्स जगह का नाम है, यस। जो भी वॉर जो हुआ, आपको पता है ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था लास्ट चैप्टर के अंदर, केक कटेगा सब में बटेगा, और वो केक किसने बांटा और किसने मतलब किस में कटा और किसने किसने बांटा आपस में? वेरी गुड, यूएस ने काटा और अपने एलीज नेशंस के साथ बांटा। अब इटली को लग रहा था कि उसको ज़्यादा कुछ मिलेगा, बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लेकिन इटली गॉट लेस वॉट इट एक्सपेक्टेड। ये शी और ही मत लिखा करो कभी भी कंट्री को, ठीक है? बकवास बातें होती है। इट लिखा करो, शी कैसे पता? शी प्रूव करो। तो आफ्टर द वॉर द शेयरिंग ऑफ द स्पॉइल्स, स्पॉइल्स का मतलब बेसिकली होता है कि जितना भी लूट कर, मार कर, डिवास्टेशन कर कर जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, इटली को लगा था बहुत मिले, इटली को साइड कर दिया इन लोगों ने। मतलब एक बोलने का तरीका है, ऐसा नहीं था कि नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इटली भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। क्यों? कल को मैं लपेटे में ना जाऊँ कि बेटा पहले तो उनकी साइड था, बच गया तो वर्सेलिस ट्रीटी, वरना तेरे ऊपर भी थोप देते हम लोग। तो कंट्री सफर्ड हैवी लॉसेज इन वॉर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इटली की बात हो रही है। That was unpopular with both the socialist and pro-Austrian Catholics. इटली में इटली की सत्ता को कौन लाइक नहीं करता था? यहाँ पर दो कैटेगरीज के लोग, एक तो सोशलिस्ट और जो प्रो ऑस्ट्रियन, मतलब जो ऑस्ट्रिया के जो लोग थे जो कि यहाँ पर आकर बसे थे। और ये बसे कैसे थे? पहले तो ये उसी ग्रुप का पार्ट था कि नहीं था इतने सालों के लिए? आपको पता है ना, ट्रिपल एंटेंट तो बहुत बाद में जाकर बना था ना, काफ़ी सालों के बाद जाकर बना था ना ट्रिपल एंटेंट। पहले तो ट्रिपल अलायंस से शुरुआत हुई थी सारे इसकी, इनके ग्रुप की। तो यहाँ पर कुछ प्रो ऑस्ट्रियंस जो थे, जो कैथलिक ग्रुप्स थे, जो ये चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया के साथ काम, मतलब मिलकर काम करें, तो वो इटली के रूलर से खुश नहीं थे। जिनके अंदर देशभक्ति थी, नेशनलिस्ट वर इक्वली अनहैप्पी विद द मार्जिनल गेन। मार्जिनल गेन का मतलब होता है लिटिल गेन इन टेरिटरी फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। कुछ भी नहीं मिला, मतलब ना के बराबर चीज़ें मिली, इतना इसने कंट्रीब्यूशन करा, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिला। अब जब इन्होंने कैलकुलेशन करी यहाँ के इकोनॉमिस्ट ने, तो ठकुरैन पता ये लगा कि वर्सेलिस ट्रीटी के बाद जो केक कटा और जो इनको जो स्लाइस मिली उसकी, उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता इनका। और इन्होंने खर्चा ज़्यादा कर लिया था वॉर के टाइम पर, तो द वॉर रिजल्टेड इन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ जाना। लोगों ने प्रोटेस्ट करे, स्ट्राइक्स करी, और लोगों ने रूलर्स को रिस्पॉन्सिबल माना कि तुमने वर्सेलिस ट्रीटी के टाइम पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे, एलीज का क्यों साथ दे रहे थे, ना कटवा कर आ गए। रूलर्स ने जनता को समझाया कि कम से कम हारे तो नहीं, मतलब हारने वाली ग्रुप की साइड तो नहीं थे। जनता को इन सबसे क्या लेना देना बताओ? उनको तो क्या दिख रहा है? महंगाई। इन सब के चलते हर देश में जब ऐसी परिस्थिति होती है और जब सरकार का जो करियर होता है वो डगमगा रहा होता है, तो एक पर्सन होता है जो कि मौके पे चौका मारता है ना, कि उसकी बुराइयां चल रही हैं, चलो मैं अपनी तारीफ बटोर लूं। और इसी के चलते जब इटली की सरकार का फ्यूचर जो है वो डगमगा रहा था, तो यहाँ पर एक लीडर राइज होता है। जैसे रशिया में भी ऐसा ही हुआ ना। लेनिन ने क्या करा? किसका फायदा उठाने की कोशिश करी? जब जनता नाखुश हो रही थी, किसके रूल थे? किससे? ज़ारिस्ट रिजीम से।
हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ज़ारेथ रिजीम से लोग नाखुश थे, तो मेंशेविक को भी लाने की परमिशन इसने दी थी, ये चाहता था उनको भी रोक सकता था। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मतलब वर्कर्स के लिए काम ही करेंगे, एटलीस्ट जार निकोलस टू नहीं है तो सबसे बड़ी सरदर्दी निपटी। उन्होंने देखा भाई बहुत टाइम हो गया, जैसे ही दूसरा रेवोल्यूशन हुआ स्विट्जरलैंड से भागते हुए आया था, याद है? और उसका कौन बढ़िया था सपोर्टर था जो काम कर रहा था उस टाइम पर रशिया में? जब तक लेनिन नहीं था, लेनिन बिजी रहता था, तो कौन उसकी मतलब जगह संभालता था? हाँ, लियोन ट्रॉट्स्की। और ये ट्राइपॉड स्टैंड क्या था ये आइडियोलॉजी का, इनका सोशलिज्म और कम्युनिज्म का? लियोन ट्रॉट्स्की, स्टालिन। लेनिन का पूरा नाम? तुतला लो पहले सालो। हाँ, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन, ठीक है। अरे तोतलो। वही तो। उसके बाद इमरजेंस ऑफ मुसोलिनी। इमरजेंस ऑफ मुसोलिनी इन द इलेक्शंस दैट वर हेल्ड इन नवंबर 1919, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद, जो इटालियन सोशलिस्ट थे, प्रोक्लेमिंग दैट दे वर फॉलोइंग बोल्शेविज्म, यानी कि ये भी किसके फॉलोअर्स थे? जैसा बोल्शेविक पार्टी थी ना, जैसे जो वो आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे कम्युनिज्म को, तो इटली के अंदर भी जो सोशलिस्ट थे दे वर ऑल्सो फॉलोइंग बोल्शेविज्म, सिमिलर उसी नेचर का कम्युनिज्म जो कि सोवियत रशिया के अंदर फॉलो होता था। इन्होंने दे वन अ थर्ड ऑफ द सीट्स। थर्ड ऑफ द सीट्स का मतलब क्या होता है? 1/3 के 3/4। थ्री फोर्थ, ठीक है। मुसोलिनी जो कि एक ब्लैक स्मिथ का बेटा था। ब्लैक स्मिथ क्या काम करता है? ब्लैक स्मिथ क्या काम? अच्छा, ब्लैक स्मिथ लोहे का काम करते हैं, जूते का काम करता है श्रेया? हाँ। अरे यार, उसके बाप को तुम साला मोची बना दो। कौन होता है ब्लैक स्मिथ भाई? अ पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर थिंग्स इन आयरन बाय हैंड। ठाकुरन याद है? ये एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारा है ना, ये वाला काम होता है। ओके। मुसोलिनी सन ऑफ ब्लैक स्मिथ क्वालिफाइड एज एन एलिमेंट्री स्कूल मास्टर, इसके बाप की बात हो रही है। इन द एंड बिकेम अ जर्नलिस्ट विद सोशलिस्ट व्यूज। मतलब नॉर्मल परिवार से आ रहा है ना। हिटलर को भी आप ऐसे देखोगे, वो भी नॉर्मल परिवार से ही आएगा। एक अच्छा वक्ता था जिसका इम्पैक्ट बहुत रहता था जब भी ये बोलता था, लोगों के ओपिनियन को, साइकोलॉजी को मोल्ड करना चाहता था, और इसकी बातों का प्रभाव दूसरों के दिलो दिमाग पर रहता था। ये इसकी आदत, मतलब ये इसकी एक वो था, इसके अंदर एक पावर थी के वाली। ही वॉज अ फोर्सफुल स्पीकर। जिस स्टाइल में ये बोलता था ना, तो बात मानने का किसी का ना भी मन होना तब भी उसके अंदर खून खौला दे ये कि हाँ भाई मैं तो कर सकता हूँ ये वाला काम। तो मुसोलिनी बिगेन टू सपोर्ट द यूज ऑफ वायलेंस, और ये सोशलिस्ट से अलग हो गया। ही ब्रोक अवे विद द सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट से अलग हो गया, यानी कि किससे अलग हो गया? इटली के सोशलिस्ट से अलग हो गया, जो कि कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे? बोल्शेविज्म को। जब सोशलिस्ट ने बोला कि हम लोग इटली की एंट्री नहीं करेंगे वॉर के अंदर, इटली को दूर रखेंगे, क्यों? वो ऐसे सोशलिस्ट क्यों बोल रहे थे? ये सोशलिस्ट, इटली के सोशलिस्ट किसके बिल्कुल कदम पे चल रहे थे, नक्शे कदम पर? नहीं, रशिया के, पहले बोलो रशिया के बोल्शेविक्स के ऊपर। और रशिया के बोल्शेविक्स भी क्या बोलते थे, याद है? एंड के दिनों में
जब लेनिन सत्ता में आता है तो वो क्या करता है, रशिया को इन्वॉल्व करता है वॉर के अंदर? बोलो, नहीं, खींच लेता है। याद है, क्योंकि वॉर के अंदर कौन कंटिन्यू रहना चाहता था, इसलिए लेनिन मतलब आता है क्रांति लेकर, मेंशेविक्स। मेंशेविक्स चाहते थे ना कि रशिया शुड एंगेज विद द वॉर, कंटिन्यू विद द वॉर, और उसकी वजह से रशिया में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, जनरल कमोडिटीज महंगी होना, रोजगार के अवसर नहीं होना लोगों को, और इकोनॉमी की बैंड बच गई थी। सेम उसी आइडियोलॉजी पे कौन चल रहा है इटली में, सोशलिस्ट ग्रुप, राइट? तो मुसोलिनी इनसे अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये जो सोशलिस्ट ग्रुप था इटली का, ये क्या कह रहा था, इटली को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कंटिन्यू रखना है कि खींच लेना है? खींच लेना है, बिकॉज देयर आइडियाज वर वेरी सिमिलर टू बोल्शेविक्स ऑफ रशिया। ठीक है। अब इटली में क्या होता है, अब इसके पावर की नींव रखी जाएगी। कैसे? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फासिस्ट पार्टी। रशिया के अंदर कौन सी पार्टी बनी थी जिसका आगे चल के नाम क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। और जर्मनी के अंदर कौन सी पार्टी बनेगा हिटलर, नाजी पार्टी। ठीक है। याद है जिसका सिंबल था उल्टा स्वास्तिक, मैं बताया था आपको। हाँ, क्या कह रहे हो श्रेया? ये इटली नहीं, मैं आपको जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब तीनों का कनेक्शन करवाते हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मैं प्रीवियस चैप्टर से रिकॉल करवा रहा था। हाँ, जर्मनी के अंदर बनी नाजी पार्टी, नाम था उसका। इटली के अंदर फासिस्ट पार्टी नाम था इसका। और रशिया के अंदर जो थी वो थी, हाँ, बोल्शेविक पार्टी, जिसका आगे चल के नाम हो जाता है सीपीएसयू। और सीपीएसयू का करियर रहता है कब तक? हाँ, तो उसका डेट बताओ। 1991। और कौन सा अखबार छापते थे वो तब तक? प्राप्त। वेरी गुड। हाँ, मैंने भी वहीं से नाम याद रखा था। अरे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती, कुछ ना कुछ स्टोरी मेकिंग तो करनी पड़ती यार। क्या ब्रांड? ब्रांड। तो व्हेन फासिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1919, मुसोलिनी इमीडिएटली जॉइंड इट। अभी धीरे धीरे करके लेटर पे बढ़ेगा। हाँ, क्या? हाँ, मतलब हाँ, नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब बेसिकली वो है, लेकिन ये चाह रहा था कि एंट्री मतलब बरकरार रखी जाए। क्यों? इटली को उसका हक कैसे मिलेगा, वरना अगर इटली बाहर हो जाएगा इससे तो फायदा कैसे उठाएगा इटली? मुसोलिनी ये चाहता था मैक्सिमम जो है वो फायदा मिले उसको। और ये इटली के ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, मतलब ये जो डिसीजन ले रहे हैं कि उसको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ये बहक गए हैं वही रशिया के बोल्शेविक्स को देखते हुए, बिल्कुल उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हाँ, और ये मुसोलिनी बोल रहा है कि भाई साहब मैं नहीं चलता। हाँ, तो ये मुसोलिनी कह रहा है भाई मैं तुम्हारे जैसे सोशलिज्म की इस आइडियोलॉजी पे नहीं चल सकता कि तुम रशिया के नक्शे कदम पे चल रहे हो। तो वो एक नई आइडियोलॉजी को अपने दिमाग में मतलब आइडियोलॉजी तो कोई कैसी चीज़ होती है कि कभी कोई बोलकर ये नहीं कहता कि मैं मार्क्सिस्ट हूँ, मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। इंसान का एटीट्यूड जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है, बस पॉलिटिकल थ्योरी से उसे नाम दे देते हैं। अब कहीं कहीं लोग स्किज़ोफ्रेनिक साइकोपैथ होते हैं, पागलपन होते हैं, उनके मर्डर कर दिया भाई सामने वाले पार्ट, मतलब सहन ही नहीं करना है, सामने अपने दुश्मन को मर्डर कर दिया। लेकिन अब ये साइकोपैथ या स्किज़ोफ्रेनिक जो कोई होता है, इसको तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला जाता है। पॉलिटिक्स में इसकी कोई आइडियोलॉजी थोड़ी ना होती है कि नहीं? जबकि लोग सत्ता में आने के लिए मर्डर नहीं करते हैं कई लोग, बताओ। वो भी तो एक जुनून है, वो भी तो एक पागलपन है। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, क्या वॉर? क्या कह रहे हो, वॉर खत्म? क्या
मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे होगे कि अभी तक तो वॉर खत्म हो गया ना। अरे वो ठीक है, लेकिन जब वो वॉर एंड के टाइम पर जो चल रहा था ना लास्ट के कुछ सालों के अंदर, तब इटली में सोशलिस्ट ग्रुप्स का ये दिमाग फिर गया था कि हमें बाहर निकालना चाहिए। एक बात बताओ, इसमें रशिया ने भी तो एंड तक काम कंटिन्यू करा, एंड के टाइम पे तो बाहर निकाला जब लेनिन आता है। रेवोल्यूशन कब हुई थी? नवंबर 1917 में। वॉर कब तक चला है? 18 तक, 18 के एंड तक निकाल लिया ना उसने बाहर, के नहीं निकाल लिया? उसी के नक्शे कदम पर इटली के सोशलिस्ट कह रहे थे कि निकल जाओ, और मुसोलिनी क्या चाहता था? अरे नहीं भाई, फायदा उठाओ इससे। तो जब फासिस्ट पार्टी बनती है 1919 में, मुसोलिनी इमीडिएटली इसको ज्वाइन कर लेता है। याद रखना, मुसोलिनी ने बनाई नहीं थी, धीरे धीरे करके इस लेटर में बढ़ेगा। इसको अपॉर्चुनिटी ही मुसोलिनी को तब मिलती है अपनी जिंदगी में जब फासिस्ट पार्टी फाउंड होती है 1919 में। ये उसको ज्वाइन करता है इमीडिएटली। मतलब इसका एटीट्यूड पता है कैसा था? जैसे भगत सिंह टाइम ही लगाता ना, जैसे एचआरए का मौका मिलता है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि जवान खून, गरम खून है ना, एक डायरेक्शन मिल जाती है उसे। तो एज फासिस्ट स्टूड फॉर अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन। तो इनको सपोर्ट मिला इंडस्ट्रियलिस्ट से, नेशनलिस्ट से, एक्स सोल्जर से, मिडिल क्लासेस से, और ऐसे यूथ जो कि खफा थे, नाराज थे इटली की सरकार से। फासिस्ट किस वे में चलते थे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो सोशलिस्ट थे, सोच समझकर बात बताना और सच बताना मुझे ज़रा, लेनिन, लियोन ट्रॉट्स्की या उनकी पूरी पार्टी बोल्शेविक्स, कभी भी ये स्टेटमेंट जारी करी इन्होंने, लेट्स टेक अप आर्म्स एंड चेंज द सत्ता एंड सरकार ऑफ रशिया? ऐसा बोला उन्होंने कभी? नहीं ना। रेवोल्यूशन का मतलब वायलेंस होता है क्या? बताओ, अभी तक आपने क्या सीखा अभी तक पूरे कोर्स में? रेवोल्यूशन का वन ऑफ द आउटकम जिसमें वायलेंस निकल सकता है, लेकिन रेवोल्यूशन नेसेसरी वायलेंस को हवा देगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। बताओ, लेनिन ने कभी स्टेटमेंट जारी करी कि बंदूकें लो, तलवार लो और काट डालो जार निकोलस II को? विंटर पैलेस के पास जब वो फादर कौन था, फादर गैपोन, बच्चों को लेकर, औरतों को लेकर गया, तो उसने बच्चों के हाथ में बम थमाए थे क्या? उड़ा देना लो लाहौल विला वक्त करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। बदतमीजी करी उन लोगों ने कुछ, बल्कि उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं ना। जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर फादर गैपोन ने खुद हथियार उठाया क्या? पीसफुल तरीके से कैंडल मार्च करी कि नहीं करी? लेकिन फासिज्म की आइडियोलॉजी आज आपको ये सिखाती है, आज पहली बार आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो रही है फासिज्म आइडियोलॉजी। डिटेल में तो हम देखो PSIR में ही पढ़ पाएंगे इसे, क्योंकि हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह में इतना कोई रेलेवेंस होल्ड नहीं करती है। राइटर यहाँ पर आपको नहीं बताने वाले, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। फासिज्म की जो आइडियोलॉजी है दोस्तों, वो ना, मैंने आपको क्या बताया था, सोशलिज्म का क्रूअल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिज्म। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म कोशिश करता है इंटरफेयर करने की आपकी पर्सनल जिंदगी में भी, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तो हो गया सोशलिज्म। इसके अलावा आपकी पर्सनल जिंदगी की, आपकी लिबर्टी क्या होगी, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, आप कौन सा रिलीजन चुनोगे, है ना, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। सरकार हर एक पर्सनल जिंदगी के पहलू में दखल अंदाजी करती है, वो बन जाता है सोशलिज्म का क्रूअल फॉर्म, कम्युनिज्म। जब आप इसके अंदर वायलेंस को जोड़ दो, वायलेंस के एलिमेंट को जोड़ दो, तब ये क्या बन जाएगा? फासिज्म। फासिज्म। आप समझ गए डिफरेंस आज के बाद तीनों के अंदर? बताओ, अभी देखना कितना अच्छा वर्ड दूंगा मैं आपको फासिज्म के लिए, देखना भी क्या होता है। 2 मिनट रुक जाओ। तो फासिस्ट रिजॉर्टेड टू वायलेंस फ्रीक्वेंटली। 22 अक्टूबर 1922 की बात है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉन्ग मिनिस्ट्रियल क्राइसिस, मुसोलिनी ने रोम के अंदर फासिस्ट मार्च ऑर्गेनाइज करे। ठीक है, रोम कहां पर है? रोम कहां पर है? ये कैपिटल है किसकी? इटली की कैपिटल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एंड इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ सिटी ऑफ रोमांस। तो इम्प्रेस्ड बाय द शो ऑफ फोर्स, किंग ने
इनवाइट करा मुसोलिनी को कि तुम आओ और सरकार बनाओ। तो द इनएबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर्स टू कंबाइन एंड एक्ट विद द रेजोल्यूशन, मुसोलिनी को एक रास्ता मिल गया। मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स थे इटली के अंदर, वो आपस में आपसी समझौता करके वो सरकार बनाने में असक्षम रहे, असमर्थ रहे कि मैं सत्ता पे बैठूंगा, मैं सत्ता पे बैठूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। इसके चलते जो इटली का जो राजा था उसने मुसोलिनी को बोल दिया कि तुम सरकार बनाओ, और मुसोलिनी को अब क्या मिल गया, ऊंचाइयों पर जाने का एक रास्ता मिल गया, एक सीढ़ी मिल गई, है ना। और यही चाहता था ना मुसोलिनी। अब राजा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी दी है। हिटलर ने भी तो ऐसे ही भरोसा जीता था। आर्मी का छोटा सा सिपाही तो था, किसी भी रैंक, मतलब सबसे कम रैंक पर आता था वो। हम पढ़ेंगे उसके बारे में, पता है वैसे ये वाली बात आपको। नॉर्मल सिपाही था, है ना, लेकिन ट्रस्ट जीतना जानता था। तो हमेशा ऐसे लोगों से आप बस एक चीज़ ये सीख सकते हो, अपने हौसले, अपनी साइकोलॉजी को बुलंद करके रखा करो हमेशा। तुम्हारी बातें इतनी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि तुम्हारे जीवन में क्रांति होना हो लेकिन दूसरों के जीवन में हो जाए। तो फासिज्म, अब हम इसका एक बारी मतलब जान लेते हैं। हाँ बताओ। किसने? राजा ने बोला, जो उसके वहां पर ना डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो राजा बड़े टाइम से बोल रहा था कि तुम सरकार बना लो बना लो बना लो। उसके अंदर ना साला यही चलता रहता था कि वो लोग ये कहते रहते थे हमें सत्ता पे बैठना है, हमें ये करना है, वो करना है। राजा को पेशेंस दिखाते दिखाते बहुत टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा। याद है, लिखा हुआ है अक्टूबर 2022 में लंबी मिनिस्ट्रियल क्राइसिस जो चला, हम मंत्रिमंडल का पार्ट बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, रूठ रहा है, कोई जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मुसोलिनी ने एक फासिस्ट मार्च ऑर्गेनाइज करी, वॉलेंट मार्च, रोम के अंदर। राजा इसकी ताकत से इंप्रेस हो गया कि ऐसा पर्सन राजा चाहता तो मरवा सकता था इसको, राजा लेकिन इसलिए खुश हो गया, उसने देखा यार ऐसे ही पर्सन चाहिए इटली को संभालने के लिए। एक तो मैं ही हूं, मैं संभाल रहा हूं, राजा ने कहा सरकार में बैठने के लिए ऐसा पर्सन चाहिए, इतना मतलब जिसके अंदर इतने जज्बात भरे हो, ये आक्रोश भरा हो। तो वो कहता है इन डेमोक्रेटिक पार्टीज को सेट हटाओ, तुम बताओ तुम्हें कैसे सरकार बनानी है, आई एम गिविंग यू 100% कंप्लीट लिबर्टी। बस ये इतनी सी बात कोई बोल दे, जलालुद्दीन खिलजी अगर अलाउद्दीन खिलजी के कंधे पे हाथ रख दे तो इसमें बगावत तो होनी है ना। फासिज्म, इसका मतलब जानते हैं। फासिज्म एक रेडिकल ऑथोरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है। अब इस चीज को समझो, रेडिकल मतलब क्या, तख्ता पलट करने वाला, राइट, जो वॉलेंट पाथ पर चलेगा। अथॉरिटेरियन मतलब क्या, लिमिटेड लोग बैठेंगे या एक पर्सन बैठेगा और वही जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर होगी, राइट। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति को गर्दन पकड़ पकड़ के लोगों को बताया जाएगा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी नेशनल ड्यूटी है, ये तुम्हारी सिटीजन ड्यूटी है। और पता है मुसोलिनी स्कूल में जा जाकर फोर्स रिक्रूटमेंट करवाता था लोंडो की, आर्मी में भर्ती करने के लिए उनको, जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। वो ये भी बोलता था, ये वाला काम तो हालांकि जर्मनी में हिटलर ने भी करा था। आपको एक बात पता है कि ये दोनों क्या काम करते थे, कि जैसे हिटलर तो चलो ठीक है अपने देश में वो नाजी और ज्यूज के बीच में फ़र्क करता था, इटली में क्या था कि आबादी कम थी और हिटलर जर्मनी में नाजी की आबादी को बढ़ाने के लिए ये दोनों क्या करते थे, औरतों को मेडल देते थे। 3 बच्चे पैदा करोगी तो ब्रॉन्ज मेडल, 6 बच्चे पैदा करोगी तो सिल्वर मेडल, 12 बच्चे पैदा करोगी तो गोल्ड मेडल, और उसके बाद तुम्हारी राशन फ्री, ट्रेन की टिकट फ्री, मंथ में 2 मूवीज और बहुत सारी चीज़ें। सोच के देखो ठकराइन, प्रेग्नेंट होने के पैसे मिल रहे हैं और फैसिलिटीज मिल रही हैं, सब्सिडी मिल रही है प्रेग्नेंट होने पे। और मुसोलिनी ऐसा क्यों करना चाहता था, आबादी बढ़ाने के लिए अपने देश के लिए, अपने देश की, ताकि ये क्या बन सके, इटली को क्या बना सके, एक ग्रेट पावर। वेरी गुड। क्योंकि देखो ना,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने इटली इन्वॉल्व था, लेकिन कुछ आपने नाम सुना क्या, बताओ? नहीं ना। लेकिन अब देखो, लग रहा है ना कि कुछ इटली कुछ बड़ा कर सकता है, ऐसा लीडर मिल गया उसको। हाँ, कुछ पूछ रहे हो या कुछ कह रहे हो? ठीक है, आगे। इसका मतलब समझ गए? पहले बताओ, रेडिकल ऑथोरिटेरियन अल्ट्रानेशनलिज्म का। अब फासिज्म की खास बात ये होती है कि यहां पर ना इसकी पहचान होती है थ्रू डिक्टेटोरियल पावर, यानी कि कोई ना कोई डिक्टेटर होता है ऐसी कंट्री में, ठीक है। अगर कोई भी अपोज करेगा तो उसको फोर्सेबल तरीके से सप्रेस कर दिया जाएगा ऐसे रूल को। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, अलग अलग लोगों को ड्यूटी दी जाएगी और लोगों के अंदर जो ये अल्ट्रानेशनलिज्म जगाया गया था ना, उनको रियलाइज करवाया जाएगा तुम्हारी समाज को लेकर या अर्थव्यवस्था को लेकर ये ड्यूटी है जिसको तुम्हें फुलफिल करना है स्ट्यूपुलेटेड टाइम के अंदर। तो अलग अलग रीजन्स की अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी निर्धारित कर दी जाएगी, जिससे लोगों को अल्ट्रा नेशनलिस्ट टेंडेंसी जगाकर या उनके अंदर वो अल्ट्रा नेशनलिज्म लाकर वो टास्क फुलफिल करवाना है। और ये चीज़ 20वीं शताब्दी के यूरोप में देखी गई थी, स्पेशली कहाँ पर, इटली में। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर और जानेंगे मुसोलिनी के बारे में इस डिस्कशन में, लेकिन दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।